अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इस चैप्टर का, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने सिस्टम की टाइप्स पढ़ी थी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये तमाम सिस्टम आप लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कुछ बात करेंगे पहले मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बच्चों हमारा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बच्चों कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पूरे सिस्टम की होती हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो पूरे सिस्टम की हो, सिस्टम के किसी पोर्शन की बात नहीं होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पूरे सिस्टम की है, सिस्टम की बात, सिस्टम के किसी पोर्शन की बात नहीं होगी, पूरे सिस्टम की बात होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बच्चों जो पूरे सिस्टम की है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये सिस्टम की किसी पोर्शन की नहीं होंगी। और एक तो हम होल सिस्टम की बात कर रहे होंगे, दूसरी बात ये प्रॉपर्टीज़ इजीली मेजरेबल होंगी। सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, इजीली मेजरेबल होंगी। एक तो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं और आसानी से हम उनको मेजर कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इस बोर्ड का कलर वाइट है। अब मैंने जो इसका कलर बताया बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ये सिस्टम, ये किसी बोर्ड के पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अगर मैं आपसे वॉल्यूम कहूँगा, बोर्ड का वॉल्यूम इतना है, तो ये पूरे बोर्ड का वॉल्यूम है। मैं इसका मैस बताऊँ आपको, ये तो पूरे बोर्ड का मैस बताऊँ। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं बच्चों, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बच्चों मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इसको समझने के लिए क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव है, मैं एक क्लोज सिस्टम बना रहा हूँ। मैंने लिया क्लोज्ड सिस्टम। बच्चों जो हमने क्लोज सिस्टम लिया है, इस क्लोज सिस्टम में इस वक्त मान लो गैस भरी हुई है। इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है इसका 1 एटमॉस्फेयर, मोल 5 मोल गैस ली हुई है मैंने, 30 ग्राम। अब अगर बच्चों मैं इस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं,
सिस्टम को, क्लोज सिस्टम लेकर मैंने क्या किया, उसे दो इक्वल पार्ट, 2 में कर लें, 3 में कर लें, 4 में कर लें, आपकी मर्जी। तो अब पहले मैथ्स का बताओ, मैथ्स 30 ग्राम है, 2 इक्वल में, तो यहाँ पर कितना चला गया बेटा, 15 ग्राम। M1 M बेटा मोल 5 मोल है बेटा, यहाँ पर 2.5 मोल। लेकिन बताओ सोच समझ के, क्या मैं टेम्परेचर को कह सकता हूँ कि 15 डिग्री यहाँ पर, क्या ये कहना सही है कि 15 डिग्री टेम्परेचर यहाँ, 15 डिग्री टेम्परेचर यहाँ? क्या लग रहा है आपको, ये कहना सही होगा कि 15 डिग्री या टेम्परेचर उतना ही रहेगा? बेटा अगर हम किसी सिस्टम को मैंने डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो मैंने देखा मैथ्स तो ठीक है, 15 ग्राम इधर, आधी गैस यहाँ पर है, आधी गैस वहाँ पर है, 2.5 मोल यहाँ पर है, 2.5 मोल वहाँ पर है, आधी गैस यहाँ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो अमाउंट, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसी होती हैं जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नॉट डिपेंड on the amount of substance। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। पहले से पता होगा आप लोग, एनटीएस के बच्चे बैठे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं बैठे हुए, पहले से ही बात पता होगी एक्सटेंसिव क्या है, इंटेंसिव क्या है, कौन डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं और कौन इंडिपेंडेंट होती है। याद रखने का तरीकाकार याद रखा करो, आई से इंडिपेंडेंट यानी ये डिपेंड नहीं करती, और आई से इंटेंसिव, ये भी मिक्स हो जाता है, पता नहीं एक्सटेंसिव है, बच्चे समझते हैं इंटेंसिव वो हैं जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। तो याद रखो इंटेंसिव वो जो इंडिपेंडेंट है। ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। बताओ कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जैसे अभी मैंने बताया मैथ्स, बेटा मैं सिस्टम का अमाउंट चेंज करूँगा, मैथ्स चेंज होगा। बेटा नंबर ऑफ मोल्स, मैं सिस्टम के मोल्स चेंज करूँगा, मैं अमाउंट चेंज करूँगा, मोल्स चेंज होंगे। और बोलो एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, सबको समझ में आ रहा है। अमाउंट चेंज करूंगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा, अमाउंट कम करूंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, अमाउंट बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है बेटा, एनर्जी, एनर्जी वो प्रॉपर्टीज एनर्जी पर डिपेंड कर रही होती है, एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड करती है, ज़्यादा अमाउंट होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी की हर फॉर्म, बेटा कुछ टर्म बता रहा हूँ, इस टर्म को वैसे तो आपको एनटीएस के बच्चे में थोड़ा बहुत पता होगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, some examples of extensive properties। कुछ प्रॉपर्टीज बच्चों ऐसी हैं जो अमाउंट ऑफ सिस्टम चेंज करने पर चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल, अमाउंट चेंज करूंगा तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा, हमने देखा नहीं। देखो टेम्परेचर इसका पूरा 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो ऐसा नहीं होगा 15 यहाँ या 15 वहाँ। एक गिलास ठंडा पानी है, आधा पानी गिरा दूँ तो बाकी वाला पानी गर्म नहीं हो जाएगा, वो भी ठंडा ही रहेगा। टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ता, अमाउंट बढ़ाने या कम करने से, इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ता।
मेल्टिंग पॉइंट पर बेटा कोई असर नहीं पड़ता। प्रेशर, चलो बताओ प्रेशर, अगर ये मेरे पास क्लोज सिस्टम है, मान लो इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, इस पूरे सिस्टम का, मैंने इसे दो इक्वल, पूरे सिस्टम का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। अब बताओ क्या इसका प्रेशर ऐसा होगा कि यहाँ 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ 1 एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा? क्या ये P1 और क्या ये P2 होगा या नहीं होगा? तो क्या लग रहा है आपको? सॉरी, P1 और P2 क्या प्रेशर चेंज होगा? अब बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रिक भी बताया था, समझो, लेकिन एक ट्रिक भी याद रख लो कि अगर पता चलाना हो कि कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो एक और बात अपने जहन में रख लेना कि बेटा अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो इंटेंसिव बन जाता है। कहीं पर भी तुम्हें परेशानी हो रही हो फैसला लेने में कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, तो बेटा एक चीज़, एक ट्रिक याद रखो कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशो क्या बन जाएगा। वैसे तो मैं प्रेशर को वैसे भी समझ सकते हैं, अब ज़रा देखते हैं प्रेशर गैस का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? F/A नहीं लगाना है यहाँ पर, गैस के प्रेशर में nRT यहाँ भी आ गया। नंबर ऑफ मोल्स, मैं टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये किया है कि मैंने गैस को हाफ कर दिया है। मोल कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। दोनों एक्सटेंसिव का रेशो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। समझ भी लो इसको। अब जब मैंने इसको हाफ किया तो मोल कितने होगा इसके? वॉल्यूम भी आधा हो गया, V/2, ये N/2, ये V/2, 2 से 2 कैंसिल, वापस आंसर वही आ गया। जब आपने इसको हाफ किया, मोल हाफ हो जाएंगे, वॉल्यूम हाफ हो जाएंगे, हाफ किया, 2 से 2 कैंसिल, मैथमेटिकली आंसर चेक कर लो, nRT/V, पहले भी क्या था? nRT/V। तो प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? इंटेंसिव। चेक करो वॉल्यूम, इतना हिस्सा तो लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो। बेटा डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है? डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड करती है नहीं करती? बात ज़हन में आएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला मैस अपॉन वॉल्यूम, मैस अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो मैस बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, यही बातें जहन में होती हैं। लेकिन डेंसिटी है क्या? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे देखो, डेंसिटी निकालने के लिए पूरे सिस्टम का मैस नहीं लेते, यूनिट वॉल्यूम का मैस लेते हैं। कोई यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, इसका मैस कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकलती है? डेंसिटी। ओवरऑल डेंसिटी के फॉर्मूले में जो मैस है वो ओवरऑल मैस नहीं है। और अगर आप इसको, अब इसीलिए अब मैं सिस्टम को आधा भी करूं तो यूनिट वॉल्यूम का मैस क्या रहेगा? वही रहेगा, क्योंकि मैंने ओवरऑल मैस तो कैलकुलेट किया ही नहीं है। व्हाट इज डेंसिटी? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता है बच्चों आप लोगों को? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मैस अपॉन वॉल्यूम। मैस कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। डेंसिटी क्या निकलेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो एक और प्रॉपर्टी का तस्करा, एक और बात, बल्कि एक और पॉइंट अपने पास नोट कर लो। देखो कोई भी चीज़ पर मोल में हो, पर मैस में नज़र आ जाए तुम्हें, पर वॉल्यूम में नज़र आ जाए तुम्हें,
कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी अगर पर मोल में लिखी हुई हो, पर मैस में लिखी हो, पर वॉल्यूम में लिखी हो, तो याद रखना वो क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। चेक करने का एक और तरीका तो मैं बता दूं, पर मोल, पर मैस, पर वॉल्यूम, इसको भी ध्यान में रख लो। ये तरीका बताया, रेशो चेक करो, वैसे तो सोच लो, लेकिन जाहिर बात है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बाज़ दफ़ा नहीं समझ में आ रहा होता, टाइम कम होता है, तो इसलिए साथ साथ ट्रिक भी बता रहे हैं आप। ओके, डेंसिटी। एक और एक्सटेंसिव में बेटा एक और एग्जांपल तुम लोग लिख लेना, वो मैंने लिखवाई नहीं, अभी मेरे जहन में आ गई, तो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का भाई बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो, आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है। बॉडी का मैस कम है तो कम हीट देना पड़ेगी, ज़्यादा मैस है तो ज़्यादा हीट देना होगा। तो हीट कैपेसिटी भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव में नहीं, एक्सटेंसिव। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा अमाउंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मैस। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव दोनों लिहाज से चेक कर लो। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का रेशो क्या निकलेगा, इंटेंसिव। दूसरा आपको बताया हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यूनिट मास पर मैस के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाए, कोई एक्सटेंसिव अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और विस्कोसिटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। विस्कोसिटी आप आम लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं, गाढ़ापन, थिकनेस ऑफ अ लिक्विड। मिल्क ठीक है, ऐसा नहीं हो मिल्क बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा थिक नहीं हो जाएगा, कम कर दूंगा तो कम थिक नहीं हो जाएगा, कॉमन सेंस में समझ में आ जाता है ये। सरफेस टेंशन, जो किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन आप लिक्विड का अमाउंट बढ़ा दें, कम कर दें, सरफेस टेंशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5। वाटर का क्या होता है, 1.33। कितने वाटर का, भाई बहुत ज़्यादा वाटर हो तब भी 1.33, एक ड्रॉप वाटर हो तब भी 1.33। ग्लास का छोटा सा टुकड़ा ले लो, आपने ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, 1.5 कहीं से भी ले लो, विड्थ से भी निकाला होगा, लेंथ से भी निकाला होगा आपने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं बेटा, ये प्रॉपर्टीज सारी क्या बन जाएंगी। अब चूंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है तो आप लोग को पर यूनिट मैस, पर यूनिट वॉल्यूम, अब जस्ट इसके खास तौर पर मोल में हम केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ों को जाहिर करते हैं। इंथैल्पी बेटा क्या है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। अगर मैं आपसे पूछूं मोलर इंथैल्पी, तो मोलर इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी फॉर पर यूनिट मोल, एक मोल की इंथैल्पी को मोलर इंथैल्पी बोलेंगे। तो मोलर इंथैल्पी क्या होगी बेटा, इंथैल्पी पर मोल। अब पर मोल में लिख दिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, पर मोल में लिखी हुई है। मोलर इंथैल्पी क्या होती है, इंटेंस। देखो ऐसे भी बाज़ दफ़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव। मैं पूछूं मोलर इंटरनल एनर्जी क्या है, अब क्या बन जाएगी वो, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव बन जाएगी। सॉरी,
किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ अगर मोल लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा इंटेंसिव पीएच। अच्छा पहले कंसंट्रेशन लिख लो, कंसंट्रेशन 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 क्या होता है? कंसंट्रेशन में ऊपर होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। बल्कि मैं कंसंट्रेशन के अंदर एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेता हूँ, मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर, मोलैरिटी क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का रेशो, और वैसे आपको पर यूनिट वॉल्यूम में लिखा हुआ नजर आ रहा है। मोलैरिटी क्या होगी? इंटेंसिव। कंसंट्रेशन के सारे यूनिट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये मोलैरिटी लिखी। मोल फ्रैक्शन, इंटेंसिव। अब पीएच क्या होती है? पीएच क्या होती है? पीएच माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच एन। पीएच क्या है? कंसंट्रेशन है। पीएच भी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। ईएमएफ ध्यान में रखिएगा, ये ईएमएफ कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, और आपको अब ये ध्यान में रखना कि अब मैंने ये चूँकि सारी बातें बता चुका हूँ, अगर मैं किसी के साथ भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ मोलर लगा दूँ या किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दूँ तो मेरा जवाब क्या आ रहा होगा? इंटेंसिव। अब मैंने ये जो प्रॉपर्टीज़ लिखवा दी हैं तो बेटा टेस्ट के अंदर ये तो प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी, ज़ाहिर बात है, और मैं कुछ फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ दूंगा जो कि आप लोगों ने चेक करता होगा कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। दूसरी पहचान क्या बताई? मोलर, मोलर का लफ्ज़, मोलर से भी समझ में नहीं आ रहा हो, देख लो, डिवाइडेड बाय कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैथ से डिवाइड हो रही हो, मोल से डिवाइड हो रही हो, वॉल्यूम से डिवाइड हो रही हो, तो वो भी क्या बन जाएगी? इंटेंसिव बन जाएगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ सर अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ये कोई मतलब ये इट मे बी एक्सटेंसिव, इट मे बी इंटेंसिव। तो मल्टीप्लाई करके कोई ट्रिक नहीं बनी है, बल्कि डिवाइड करके आपको एक लॉजिक बता दी है कि ये आपके पास आ गई है। अब इसके अलावा अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को प्लस करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक्सटेंसिव। माइनस करोगे, अगर ये दोनों एक्सटेंसिव थे तो आंसर भी एक्सटेंसिव, अगर इंटेंसिव थे तो माइनस करके भी आंसर। एक और प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। देखो बात सुनो, एक्सटेंसिव के अंदर एक बात और करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। बेटा ये सिस्टम का मैस है 20 ग्राम। मैंने सिस्टम को दो हिस्सों में 10, सिस्टम का टेम्परेचर था 30। क्या मैं टेम्परेचर को दो हिस्सों में लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ का भी 30 होगा, यहाँ का, यानी T1 भी कितना होगा बेटा? 30। T2 भी कितना होगा? 30। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? मैस, दिस इज एक्सटेंसिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? दिस इज इंटेंसिव। एक आपके पास बन गई है एक्सटेंसिव, एक बन गई इंटेंसिव। अब बताओ, अगर मुझे पूरे सिस्टम का मैस मालूम करना हो तो सिस्टम का मैस के लिए मैं टोटल मैस के लिए ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि मैं दोनों को जमा कर लूँ। अगर मैं दोनों को जमा कर लूँ, दोनों मैसेस को जमा कर लूँ, तो ये किसका मैस आ जाएगा? सिस्टम का मैस आ जाएगा। पॉइंट एक्सटेंसिव के लिए पॉइंट आपको क्या है? इस ऐसी प्रॉपर्टीज बेटा जिनका सम टोटल के बराबर हो जाए उनको कहते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टीज।
वो कौन सी होती हैं? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट जुमला, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। लेकिन क्या टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए बेटा मैं ये लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते आप ऐसा, बल्कि यहां तो कंडीशन ये है कि T इजिकल टू T1 इजिकल टू T2। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। तो बच्चों ये हमारा जो सिलसिला आ गया है, ये जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो कम से कम बुक की एग्जाम्पल तो वैसे याद ही कर लो, लेकिन अगर इधर उधर से कहीं पूछी जाती हैं तो मैंने आपको इसके हवाले से ट्रिक्स बता दी। आई थिंक इनफ होगा ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के हवाले से इतनी बातों को याद रखना। हाँ ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट। बेटा पढ़ाने का एक तरीका ये भी होता है कि एग्जाम्पल्स याद करवा दो। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव, ये रही एग्जाम्पल्स, याद कर लो। दूसरा तरीका है कि समझ लो। याद करवाने वाला तरीका आसान है, समझने वाला तरीका उससे ज़्यादा आसान है। बच्चों के लिए आसान है, टीचर के लिए मुश्किल है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में स्टेट के ऊपर, स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो किसी भी सिस्टम की स्टेट अगर हम मुझे बतानी है तो मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए, मुझे कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे जो मुझे किसी सिस्टम की स्टेट के बारे में बता सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, मुझे इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। मतलब ऐसे नहीं मैं आप बता सकता कि यार ये कुछ ना कुछ, मतलब सम वेरिएबल्स रिक्वायर्ड, वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, किस चीज़ को बताने के लिए, स्टेट ऑफ सिस्टम को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये गैसेस सिस्टम है, मैंने तुम्हें इसका प्रेशर बता दिया, मैंने तुम्हें इसका टेम्परेचर बता दिया, मैंने तुम्हें इसका वॉल्यूम बता दिया और मैंने अमाउंट बता दिया गैस का। अमाउंट आप मैस की फॉर्म में भी बता सकते हैं, अमाउंट के लिए आप मोल का वर्ड भी इस्तेमाल करें। मैस क्या है? अमाउंट बताने के लिए है। मोल क्या है? अमाउंट बताने के लिए। तो अमाउंट आप डिफरेंट उसमें बता सकते हैं। तो ये अब मुझे ये प्रेशर, मुझे किसी सिस्टम की स्टेट को अगर बताना है तो मुझे उसके कुछ वेरिएबल्स, मैं तुम्हें बोलूँ बेटा एक गैसीय सिस्टम है, उसकी स्टेट बताओ। अगर मैं तुमसे ये बात कहूँ तो तुम मुझे क्या कहोगे? उसका प्रेशर बताओगे, उसका टेम्परेचर बताओगे, उसका वॉल्यूम बताओगे, उसमें मौजूद अमाउंट ऑफ गैस बताओगे। बेटा ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स किस चीज़ को बताते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम को। और ये वेरिएबल्स कहलाते क्या हैं बच्चों? इन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टेट पैरामीटर्स, ऑल्सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ये स्टेट पैरामीटर्स भी हैं बच्चों और ये स्टेट फंक्शन भी हैं, इन्हीं को कहते हैं। सिर्फ यही नहीं है, और भी होते हैं, और भी होते हैं। मतलब इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सारे क्या स्टेट वेरिएबल्स हैं, लेकिन आमतौर पर इनसे काम चल जाता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, इनसे काम चल जाता है हमारा। इनकी ज़रूरत ज़रा डेप्थ में जाके, ओवरऑल अगर आपने सरफेस लेवल पर सिस्टम की स्टेट बतानी है तो ये वेरिएबल्स काफ़ी।
ये सारे वेरिएबल्स कम से कम ये 4 वेरिएबल्स, ये वाले प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट या मोल, ये आपको कौन सी इक्वेशन में नज़र आते हैं? ये सारे वेरिएबल्स, जी हाँ, ये आपको नज़र आते हैं PV = nRT में। चूँकि ये सारे स्टेट वेरिएबल्स इस इक्वेशन में मौजूद हैं, लिहाजा इसे हम एक और नाम भी देते हैं, इसे हम जनरल गैस इक्वेशन के साथ साथ इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो क्या बात पता चली कि किसी सिस्टम को, अगर मुझे किसी सिस्टम की स्टेट बतानी है तो मुझे क्या रिक्वायर्ड है? कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेट वेरिएबल्स का या स्टेट पैरामीटर्स का, या उन्हें हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। अब स्टेट फंक्शन के वर्ड को लेकर मैंने काफ़ी गुफ्तगू कर दी है, उससे पहले ये कुछ बातें अभी तक बता दी हैं कि ये वाले स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। इनके ऊपर ज़ाहिर बात है कि अभी इस चैप्टर के अंदर कम से कम एक लेक्चर तो तीनों पर ही होगा। ठीक है बच्चों, मिटा दूँ इसको। ओके, अब बेटा स्टेट चेंज कैसे होती है, पहले चेंज की बात कर लेता हूँ। तुम लोग कुछ एक और टेम्परेचर, ये फॉर एग्जांपल गैस सिस्टम है, मान लो इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसके मोल 10 मोल्स हैं और इसका वॉल्यूम 10 ml है। ये सिस्टम की स्टेट है। मुझे किसी सिस्टम को अगर डिफाइन करना है तो इन वैल्यूज़ का फिक्स होना ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू फिक्स होंगी तो मैं कहूँगा इस वक्त सिस्टम एक डेफिनेट स्टेट में है। उसके लिए ज़ाहिर बात है इन वैल्यूज़ को फिक्स होना होगा। जब सिस्टम की वैल्यूज़ फिक्स होती हैं उस वक्त हम इसे कहते हैं। अब अगर आप किसी सिस्टम को डिस्क्राइब तभी कर सकते हैं बच्चों जब उस सिस्टम के वेरिएबल्स फिक्स होंगे। क्या ये स्टेट में चेंज भी कर सकता हूँ? हाँ, आप चेंज कर सकते हैं इस स्टेट को। आपने क्या किया? आपने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कर दिया, गैस को, चलो गैस चेंज ना करो, वॉल्यूम भी चेंज नहीं। पॉइंट क्या बताना था? पॉइंट आपको ये बताना था बेटा अगर एक वेरिएबल भी चेंज कर दिया तो स्टेट चेंज हो जाएगी। सर 2 कर दिए तो भी हो जाएगी भाई, 3 कर दिए तो भी हो जाएगी। स्टेट चेंज तब भी हो जाती है जब आप किसी एक वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। ये वाली बच्चों जो स्टेट है ये क्या कहलाती है? इनिशियल स्टेट। और ये वाली स्टेट क्या कहलाती है? फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट हो गए आपके पास, दोनों तरह की स्टेट आ गए। जिस वक्त चेंज आ रहा था वो वाली स्टेट कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। वो वाली स्टेट क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो कुछ सिस्टम की स्टेट की बात हो गई। सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल्स चाहिए। वो क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। क्या ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ये किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यह टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल में अगर आपको चीज़ों को समझना है तो बेटा टर्म्स को समझना पड़ेगा कि कौन सी टर्म्स हैं, कहाँ इस्तेमाल होंगी। ओके, थोड़ी सी हम बातें करेंगे अभी हम स्टेट फंक्शन के ऊपर। आप ये मत समझिएगा स्टेट फंक्शन कोई अलग सा टॉपिक है। स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, स्टेट पैरामीटर सेम है, लेकिन ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है जिनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं? तो बेटा इसके लिए छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
बहुत ही बुनियादी तसव्वुर है, ये मैट्रिक क्लास के बच्चे को भी पता होता है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ये डिफरेंस हर बच्चे को पता होता है, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है। ये मैं बताने नहीं जा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट ए पर हूँ, एक तो ये मैं चला गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, दूसरा तरीका ये है कि मैं यूँ चला गया पॉइंट ए से पॉइंट बी, तीसरा तरीका ये है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर यूँ चला। सबको पता है ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला क्या है, डिस्टेंस, ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला क्या है, डिस्टेंस। ये दोनों प्रॉपर्टीज है। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं दो पॉइंट आपको ए और बी बता दूं, आपको सिर्फ दो पॉइंट बताऊं, ए कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है, अगर ये बात मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूं तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे ये तो बता सकते हैं लेकिन आप मुझे डिस्टेंस नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर दो पॉइंट आपको बताऊं, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये, आप डिस्प्लेसमेंट तो मुझे बता सकते हैं, आप मुझे डिस्टेंस नहीं बता सकते। तो बच्चों जब आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनिशियल पॉइंट बताया, फाइनल पॉइंट बताया, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो स्टेट वेरिएबल्स, फिर बता दूं मैं, स्टेट फंक्शन कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक चल रहा है, स्टेट वेरिएबल्स के टॉपिक चल रहे हैं, उनके मैंने नाम बताया, उनकी स्टेट के बारे में बताया। अब उनके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए इन टर्म्स से रिलेटेड। स्टेट फंक्शन ये किसके ऊपर बेटा, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स, बेटा ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करें किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। ये पाथ पर डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ऐसी प्रॉपर्टीज़, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को इस वक्त, लेकिन ये फिजिक्स की बात है, ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यूज़ नहीं करूँगा, ये समझाने के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल ली जो हर बच्चे को पता है। स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टीज़ जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, इस पर डिपेंड नहीं करती कि चेंज आया कैसे, चेंज आया कैसे इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ये कहलाती हैं बच्चों स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन से ऊपर अब जो बच गई है, अच्छा अब थर्मोडायनामिक्स में पहले स्टेट फंक्शन है कौन कौन सा, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं बेटा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट पर, फाइनल स्टेट पर, चेंज आया कैसे, किस पाथ से चेंज आया, इस बात पर डिपेंड नहीं करती
ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? स्टेट फंक्शन कहलाती हैं। अच्छा, अब रह गई कौन? सर ये तो सारी प्रॉपर्टीज लिख दी। थर्मोडायनामिक में बेटा सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है। वो जो 2 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो कौन कौन सी हैं? एक है वर्क, दूसरा है हीट। बस हमारे थर्मोडायनामिक्स में ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट। अब ज़रा तुमने खुद कहा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। क्या डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर मैं बता दूँ, इनिशियल स्टेट ये है, ये फाइनल स्टेट है, तुम क्या बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। क्या डिस्टेंस बता सकते हो? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। इसको मैं पाथ नंबर 1 कह दूँ, इसको मैं पाथ नंबर 2 कह दूँ, इसको मैं पाथ नंबर 3 कह दूँ, तो इन तीनों का डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि तीनों का पाथ अलग अलग है। तो डिस्टेंस तीनों का अलग अलग, पाथ तीनों का अलग अलग, लिहाजा ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वर्क और हीट, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम पाथ फंक्शन। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पाथ फंक्शन है, जो स्टेट फंक्शन नहीं है। सर थोड़ा सा वर्क को समझा देता हूँ, हीट को खुद ही समझ, बल्कि हीट को भी थोड़ा बता ही दूंगा। चलो, वर्क देखो, तुमने इस वक्त पॉइंट ए पर, बी पर गए, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, फिर डी से आ गए ई पर। अब मुझे बताओ, एक पॉसिबिलिटी ये है, दिस इज पाथ 1 और ये वाला जो दूसरा पाथ है। पहले मुझे बताओ, और किस हाइट पर पहुंचे? h हाइट पर पहुंच गए। चलो बच्चों, ये आप लोग कौन सी हाइट पर पहुंच गए? h हाइट पर पहुंच गए। चलो मुझे बताओ, तुम पाथ 1 से जाओगे और पाथ 2 से जाओगे, दोनों सूरतों में कौन सी हाइट पर पहुंचोगे? h हाइट पर पहुंचोगे। दोनों सूरतों में आप पहुंचेंगे h हाइट के ऊपर। पाथ 1, पाथ 2, दोनों सूरतों में आप पहुंच गए h हाइट पर। तो अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछूं, तो बेटा सबको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मैस चेंज नहीं हो रहा, g की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, h की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा पाथ 1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी और पाथ 2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी या अलग अलग? तो बेटा ये दोनों तरह की एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। दोनों तरह की एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। दोनों तरह की एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है, लिहाजा दोनों पाथ में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप पाथ 1 से जाओ, पाथ 2, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाइट पर डिपेंड करती है। आप ऐसे गए तो भी आप ई हाइट पर पहुंचे, ऐसे गए तो भी आप एच हाइट पर पहुंचे, दोनों सूरतों में। अब बेटा दूसरी बात ज़रा सुनो, एक तो एच हाइट वाली बात हो गई, दूसरी बात सुनो, क्या दोनों सूरतों में वर्क सेम हुआ है? वर्क सेम हुआ है दोनों सूरतों में? नीचे चले जाए, नीचे चले जाए, नीचे चले जाए। दोनों कंडीशंस के अंदर क्या वर्क सेम हुआ है? वर्क दोनों सूरतों में सेम नहीं हुआ।
इस कंडीशन में बच्चों वर्क ज़्यादा हुआ है, इस कंडीशन में वर्क कम हुआ है। यहाँ पर आपने कम फासला तय किया, यहाँ आपने ज़्यादा फासला तय किया। वर्क किस पर डिपेंड करता है? वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। हाँ, अगर आप इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की वैल्यू चेंज कर दें तो अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अब मैं बजाय इसके बजाय ये वाले डी पर पहुंचा, मैंने इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज कर दिया, अब हाइट चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको पता चला कि दो तरह की प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टेट फंक्शन। जो पाथ पर डिपेंड करती हैं वो क्या कहलाती हैं? पाथ फंक्शन। कौन सी दो प्रॉपर्टीज पाथ फंक्शन है? वर्क और हीट। स्टेट फंक्शन की बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ले लेना, वरना सुनकर भूल जाना। समझ में आ जाएगी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा समझ में नहीं आएगी प्री मेडिकल के बच्चों को, लेकिन स्टेट फंक्शन के लिहाज से एक और पॉइंट, ये स्टेट फंक्शन का पॉइंट बता रहा हूँ, स्टेट फंक्शन का पॉइंट बता रहा हूँ। किसी साइक्लिक प्रोसेस के जरिए, साइक्लिक प्रोसेस बेटा क्या होता है? जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, आप जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जो आपका यानी साइक्लिक प्रोसेस में क्या है? इनिशियल स्टेट किसके इक्वल होती है? फाइनल स्टेट के इक्वल होती है। यानी जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही अगर आपकी फाइनल पोजीशन है, तो ये बात स्टेट फंक्शन के लिए, ये बात मैं किसके लिए बता रहा हूँ बेटा? स्टेट फंक्शन के लिए। बेटा स्टेट फंक्शन के लिए तो अब जो भी स्टेट फंक्शन होगा उसके चेंज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे इंटरनल एनर्जी के चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये काम आप आसानी से लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा? ज़ीरो। डेल्टा प्रेशर, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये बात आप पाथ फंक्शन के लिए नहीं लिख सकते। किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन जो होते हैं उनके टोटल चेंज के, देखो ये चेंज आ रहा है तुम लोग को, चलो मान लो ए एक स्टेट फंक्शन, इफ ए इज स्टेट फंक्शन, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, बच्चे बाद में बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लिया करें। अच्छा जी, इफ ए इज स्टेट फंक्शन, छोटा सा चेंज आया, फिर छोटा चेंज आया, छोटा चेंज आया, छोटे चेंज को बेटा हम लिखते हैं डी ए। इन टर्म से थोड़ी बहुत मेडिकल वाले भी आखिर में चैप्टर 8 में आएगा ना, डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी है क्या चीज़? डी कहते हैं बेटा स्मॉल चेंज को। क्या कहते हैं आप लोग? स्मॉल चेंज को। ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी, और ज़्यादा चेंज हो तो इसके लिए डेल ए इस्तेमाल करो, और ज़्यादा छोटा चेंज होगा तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? डेल ए। ये क्या आ गया? डी ए। ठीक है, डेल्टा ज़रा बड़ा चेंज हो जाएगा। तो बेटा अब ज़रा सुनो, डी ए यानी स्मॉल चेंज,
और अगर मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है तो बेटा एक टर्म में हम लोग इसको इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये स्टेट 1 से कहाँ जा रहा हूँ मैं, स्टेट 2, स्टेट 1 से स्टेट 2। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट का मतलब होता है ओवरऑल सम, स्मॉल चेंज ओवरऑल सम, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने बना दिया सर्किल, तो इसका मतलब हो गया ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन की याद रखना, याद रह जाए तो रख लेना और नहीं तो भूल जाना भैया कि ओवरऑल अगर आप इन डिफरेंसेस का सम निकाल, इसी बात को मैंने ये लिखा, इसी बात को मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेट में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टेट 1 स्टेट 2। क्लियर है बच्चों? स्टेट फंक्शन के हवाले से क्या बात बताई कि अगर ए स्टेट फंक्शन है तो उसका अगर मैं स्मॉल चेंज लूँ और उसका पूरा इंटीग्रेट कर लूँ और पूरा सम निकाल लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्या निकलेगा, ऐसा आप पाथ फंक्शन के लिए, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए पाथ फंक्शन का सम 0 नहीं होता। यानी अगर इफ बी इज पाथ फंक्शन, तो इसका स्मॉल चेंज लूँगा तो क्या कहलाएगा, डी बी। और अगर मैं ओवरऑल सम स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक, क्या ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। स्टेट फंक्शन के लिए, और दूसरा आ गया आपके पास पाथ फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये दो बातें हो गई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक स्टेट फंक्शन की, पहली कैरेक्टरिस्टिक बता दी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बताया कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है वो ओवरऑल क्या होता है, 0। पाथ फंक्शन के लिए आप ये चीज़ नहीं लिख सकते। दो बातें। एक और प्रॉपर्टी इसकी सुनो, स्टेट फंक्शन के लिए चेंज जब भी निकालना होगा, ये बात ध्यान में रख लेना, थर्मोडायनामिक्स में बेटा किसी स्टेट फंक्शन के लिए चेंज जब भी निकालना होगा तो चेंज हमेशा ऐसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी स्टेट फंक्शन के लिए चेंज निकालना होगा तो चेंज हमेशा कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। पाथ फंक्शन के लिए नहीं। देखो ये काम हम बहुत ज़्यादा करेंगे, हमें चेंज से बड़ा काम है, असल में हमारा काम चेंज पर बहुत ज़्यादा है। देखो तुम अब तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ते हुए हो, कहीं तुम्हारा एच से वास्ता नहीं पड़ा है, तुम्हारा वास्ता हमेशा डेल्टा एच से पड़ा है। कहीं तुम्हारा वास्ता इंटरनल एनर्जी से नहीं पड़ा है, तुम्हारा वास्ता डेल्टा ई से पड़ा। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजीज को समझना बड़ा अच्छा। देखो भाई थर्मोडायनामिक्स में ना टर्म्स का बड़ा ख्याल रखना होता है, टर्म्स के लिए टर्म्स को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अब इंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन, तो क्या डेल्टा एच कह सकता हूँ इंथैल्पी चेंज, ये स्टेट फंक्शन है? नहीं, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। मान लो एमसीक्यू दे दिया, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन, आप इंथैल्पी चेंज को देखोगे आपका दिल फौरन जाएगा इस पर टिक कर दो, और जैसे ही आपने इसके ऊपर टिक किया वैसे ही नैया डूब गई। तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, चेंज इन वॉल्यूम स्टेट फंक्शन नहीं। तो चूंकि चेंज से बड़ा काम है तो आपको क्या बात बताई बेटा, किसी भी आपने चेंज निकालना है, आप कैसे निकालोगे, डेल्टा एच, डेल्टा ई कैसे निकालोगे बेटा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल।
बेटा डेल्टा एस एंट्रोपी कैसे निकालोगे बेटा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। बेटा गिब्स फ्री एनर्जी जी से जाहिर करूँगा, कैसे निकालोगे, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ये जो एमसीक्यूज आते हैं ना, विच सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट या सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाले बच्चे में जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है वो बच्चा निकल जाता है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा वो फंस जाएगा, उसकी नैया डूब जाएगी। ओके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि अब थोड़ा सा मैं एक प्रॉपर्टी में पाथ फंक्शन की बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, इसलिए जो पॉइंट स्टेट फंक्शन के लिए बता रहा हूँ तुम लोग रजिस्टर में स्टेट फंक्शन वाले अलग कर लेना, पॉइंट पाथ फंक्शन वाले अलग कर लेना। ये मैं थोड़ा सा पाथ फंक्शन के लिए बता रहा हूँ। वो यार ए से बी पर जा रहे हैं, एक तो ये है कि आप यूँ चले गए और एक ऐसा है कि आप इस पाथ से चले गए, दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। अब पाथ फंक्शन से वर्क है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो भी वर्क हुआ, क्या ये वाला वर्क ए से सी और ए से बी तक का वर्क सेम है? नहीं, ये वर्क कम है, वो वर्क ज़्यादा है। ए से बी तक जाने में मैं अगर पॉइंट बताता हूँ, ए से डी, ई, एफ, जी, एच, पाथ फंक्शन की बेटा दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ फंक्शन की इनडेफिनेट वैल्यूज हो सकती है। पाथ फंक्शन की इनडेफिनेट वैल्यूज हो सकती हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। तो पॉइंट्स के दरमियान पाथ फंक्शन की इनडेफिनेट वैल्यू हो सकती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। इसीलिए पाथ फंक्शंस को हम इनडेफिनेट क्वांटिटीज भी कहते हैं, इनडेफिनेट क्वांटिटीज भी कहते हैं। पाथ चेंज हो जाएगा, बहुत सारी वैल्यू, इस पाथ से गए हो, इस पाथ से गए हो, अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इस पाथ से गए हो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो तुम्हें समझ में आ रहा था एक पॉइंट, चलो मैं एक और पॉइंट दूंगा, और जब ए से बी, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का समझ में तो आ रहा है, मुझे कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से तो हमें वास्ता पड़ सकता है। थर्मोडायनामिक का पाथ क्या होता है? थर्मोडायनामिक का पाथ ये होता है कि आपने ए से बी तक जाना है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो? आइसोबैरिक। मान लो ये वाले स्टेप में आपने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया, इसे क्या बोलते हो तुम लोग? आइसोथर्मल। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको ये पाथ, ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ क्या डिस्क्राइब कर रही है, पाथ को डिस्क्राइब कर रही है। आइसोबैरिक, ये पाथ का मतलब होता है, ठीक है ना? तो अब मेरे ख्याल में सबको याद आ गया होगा, हीट का भी समझ में आ जाएगा कि तुम कांस्टेंट प्रेशर से जाओ तो हीट अलग होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम से जाओ तो हीट अलग होगी। इसका मतलब पाथ चेंज किया, हीट की वैल्यू चेंज हो गई, तो हीट भी कौन सी प्रॉपर्टी? पाथ फंक्शन। हीट किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आप कांस्टेंट प्रेशर से जा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम से जा रहे हैं, ये पाथ है। थर्मोडायनामिक्स में पाथ क्या हुआ? रास्ता बना नहीं हुआ, वो प्रोसेस बताएगा आपको। प्रेशर कांस्टेंट लिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, ये पाथ के हवाले से आपको बातें बताएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। एक और तुम लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है,
ये स्टेट फंक्शन, बल्कि दोनों को मिलाकर बता रहा हूँ। इफ ए इज स्टेट फंक्शन, अगर ए क्या है, स्टेट फंक्शन, इसको जरा खामोश कर। ए क्या है, स्टेट फंक्शन। बेटा अगर ए स्टेट फंक्शन है, अगर ए आपका स्टेट फंक्शन है, और आप स्मॉल चेंज निकाल लो, बिल्कुल स्मॉल चेंज, डी ए का मतलब होता है स्मॉल चेंज, डेल ए का मतलब होता है पार्शियल चेंज, बहुत मामूली सा चेंज, हल्का सा चेंज। और अगर आप इसका सम निकालते हो तो बेटा याद रखना आपके पास क्या आएगा, टोटल चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा ए आ जाएगा। इफ ए इज स्टेट फंक्शन, टोटल चेंज कितना आ गया, डेल्टा है, वो भी क्या है आपके पास, वो आ जाएगा टोटल चेंज। बेटा इफ बी इज नॉट स्टेट फंक्शन, अब अगर मैं देखो थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दो, मेडिकल वाले भी थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दो। डी ए का मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज, और इंटीग्रेट का मतलब ओवरऑल सबका, तमाम चेंजेस का सम ले रहा हूँ, तो मैं तमाम छोटे छोटे चेंजेस को सम करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल चेंज। और अगर वो स्टेट फंक्शन नहीं है, बल्कि उसको मैं यूँ कह लूँ कि इफ बी इज पाथ फंक्शन, तो बेटा ये टोटल चेंज नहीं आएगा, ये टोटल चेंज नहीं आएगा, ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, बी आ जाएगा। तुम देखो दोनों में अलग अलग मतलब है। डी स्टेट फंक्शन है, डी ए का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन ए। अगर मैं डी भी लिखूंगा, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ बी। दोनों में फर्क है बेटा। डी ए का, अगर ए स्टेट फंक्शन है तो क्या मतलब होगा, स्मॉल चेंज इन ए। एग्जाम्पल से देख, एग्जाम्पल से बात को समझाता हूँ, थोड़ी बात इंटीग्रेशन वगैरह वो भूल जाओ, सिर्फ मतलब समझ लो। डी ई का मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा अगर डी डब्ल्यू लिखा हो तो ये पाथ फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल वर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके साथ डी लिखा हो तो क्या मतलब होगा। तो बेटा होप ये हमने थोड़ा सा स्टेट फंक्शन को कवर किया, पाथ फंक्शन को कवर किया। दो एक जवाब, छोटा सा क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में लिख लेना है कि क्यों ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। आपको बेटा बताना ये है कि ये एक्सटेंसिव हैं या इंटेंसिव। आज थोड़ा पेस भी कम रखा हुआ था क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, डेरिवेशंस वगैरह नहीं करवाऊँगा। फिर इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।